नमस्कार दोस्तों, आज प्रेमचंद जी की पुण्यतिथि है। हमारे हिंदी साहित्य के पितामह माने जाते थे वो। मूल नाम था उनका धनपत राय, लेकिन प्रेमचंद जी को लोग कहते थे नवाब राय। कलम के सिपाही, उपन्यास सम्राट। तो आइए आज उन्हीं उपन्यास सम्राट को श्रद्धांजलि देते हैं उनकी एक कहानी से। शतरंज के खिलाड़ी, बहुत ही मशहूर कहानी है ये, फिल्म भी बन चुकी है, आपने हो सकता है देखी भी हो। सरल कहानियाँ होती थी उनकी, साधारण भाषा में आम जनता के बीच से निकली हुई, तत्कालीन हालात के ऊपर। तो आइए आज खोलते हैं प्रेमचंद जी का लिखा हुआ इतिहास का यह पन्ना, शतरंज के खिलाड़ी। वाजिद अली शाह का समय था। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, गरीब अमीर, सभी विलासिता में अपनी मौज मस्ती में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था, महफिल सजाता था, तो कोई अफीम की पीनक ही में मजे लेता था। अफीम की पीनक जैसे नशे में ऊँघना होता है, तो कोई उसी में अपना आनंद उठाया करता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में, सर्वत्र विलासिता विलासिता ही व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबत्तू और चिकन बनाने में। अब कलाबत्तू क्या होता है? सोने चांदी के तार से लपेटा हुआ रेशम का डोरा या फीता, जिससे बेल बूटे वगैरह कढ़ाई के इत्यादि का काम किया जाता है। और चिकन तो सब जानते ही हैं, एक खास तरह की लखनवी चिकन की कढ़ाई होती है, थोड़ी थोड़ी जालीदार भी होती है। अन्य व्यवसायी सुरमे, इत्र, मिस्सी, उबटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सुरमा आंखों में डालने वाला, इत्र सब जानते हैं, मिस्सी को बनाया जाता है माजू फल, लोह चून और तूतिया को मिलाकर। लोह चून लोहे का बुरादा, तूतिया नीला तोता, कॉपर सल्फेट। तो इनको मिलाकर जो बनता है एक मंजन, जिसे स्त्रियां अपने दांत और होंठ लगाती थी रंगने के लिए उन्हें, और वेश्याओं में बहुत ज्यादा प्रचलित था। तभी कहते थे उन दिनों मिस्सी, काजल, उबटन, ये बनाव श्रृंगार की एक प्रक्रिया होती थी। तो सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर नहीं थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही है, मतलब शर्तें लगाई जा रही हैं। कहीं चौसर बिछी हुई है, पौ 12 का शोर मचा हुआ है। कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को भी पैसे मिलते तो वे रोटियां ना लेकर अफीम खाते थे, मदक पीते थे। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से कहते थे कि बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। गंजीफा है ताश के खेल का एक प्रारंभिक स्वरूप, जिसे 16वीं शताब्दी के मध्य में मुगल भारत लेकर आए थे। बाबर के साथ ये गंजीफा आया था हिंदुस्तान। तो ये दलीलें बड़े जोरों के साथ पेश की जाती थी, और देखा जाए तो इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। तो इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय यदि बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे, तो किसी विचारशील पुरुष को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। अब ये दोनों किरदार जो हैं, मुख्य पात्र हैं इस कहानी के, दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी, जीविका की कोई चिंता न थी। मौरूसी जागीरें यानी पुश्तैनी,
पैतृक संपत्ति, जीविका की कोई चिंता नहीं थी। घर में बैठे बस चखौतियां करते थे आखिर, और करते ही क्या। चखौतियां मीन्स स्नैकिंग, कुछ न कुछ दिन भर चखते रहना, खाते रहना। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मोहरे सज जाते और लड़ाई के दाव पेंच होने लगते। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है, और यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरखान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होके कमरे ही में खाना रख जाता था, और दोनों काम साथ साथ हुआ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी। मगर यह बात नहीं थी कि मिर्जा के घर के और लोग उनके इस व्यवहार से खुश हों। अब घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। कहते थे बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े, किसी को इसकी लत पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बड़ा बुरा रोग है, यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहिबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। मैं सोती रहती थी, तब तक बाजी बिछ जाती थी, और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं? कह दो आकर ले जाएं। खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं चाहे कुत्ते को खिलाएं। पर उनकी भी रूबरू उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल नहीं था जितना कि उन्हें मीर साहब से था, और उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब ही के सिर पर थोप दिया करते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा, तो उन्होंने लौंडी से कहा, लौंडी, दासी, सेविका, जाकर मिर्जा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से कहना दवा ले आए, दौड़ दौड़ जा, जल्दी कर। अब लौंडी गई तो मिर्जा जी ने कहा, चलो अभी आते हैं। अब बेगम साहिबा का मिजाज गर्म था। इतनी ताव कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी से कहा उन्होंने, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। अब मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किश्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझलाकर बोले, ऐसा क्या दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता। तो मीर बोले, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती हैं। मिर्जा जी बोले, जी हाँ, चला क्यों न जाऊं, 2 किश्तों में आपकी मात होती है ना बस। तो मीर फिर बोले, जनाब इस भरोसे मत रहिएगा, वह चाल सोची है मैंने कि आपके मोहरे धरे रहें और मात हो जाए। पर जाइए, सुन आइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। लेकिन मिर्जा कहाँ मानने वाले थे। बोले, इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा अब तो मीर कहने लगे, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर पहले सुन आइए। तो मिर्जा बोले, अरे यार, जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है बस। तो मीर ने कहा, कुछ भी हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी मिर्जा साहब। लेकिन मिर्जा भला कैसे अपना खेल छोड़ के जाते। बोले, अच्छा एक चाल और चल। मीर लेकिन मानने वाले नहीं थे। बोले, हरगिज नहीं, जब तक आप सुन नहीं आएंगे मैं मोहरे में हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो फिर मिर्जा साहब मजबूर होकर जब अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरियां बदलकर लेकिन कराहते हुए कहा, अरे तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है,
चाहे कोई मर ही जाए, पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज कोई तुम जैसा आदमी हो, मतलब नौज, ईश्वर न करे तुम जैसा कोई आदमी हो। अब बेगम की त्योरियों के सामने तो मिर्जा की भला क्या चलती। बोले क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। तो बेगम बोली, क्या जैसे वो खुद निखट्टू हैं वैसे ही सबको समझते हैं? उनके भी तो बाल बच्चे हैं या सबका सफाया कर डाला? मिर्जा बोले, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना ही पड़ता है। तो बेगम कहती है कि दुत्कार क्यों नहीं देते मिर्जा? मिर्जा बोले कि भाई बराबर के आदमी हैं उम्र में, दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे ही हैं, मुलाहिजा करना ही पड़ता है, यानी उम्र का दर्जे का लिहाज तो करना ही पड़ता है। तो बेगम बोली, अरे तो मैं ही दुत्कारे देती हूँ, नाराज हो जाएंगे हो जाए, कौन किसी की रोटियां चला देता है? रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी। हरिया जा बाहर से शतरंज उठा ला और मीर साहब से कहना मियाँ अब नहीं खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। तो मिर्जा बोले, कहीं ऐसा गजब भी मत कर डालना, जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हरिया, कहाँ जाता है? बेगम बोली, अरे जाने क्यों नहीं देते, मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा उसे रोका, मुझे रोको तो जानू। अब यह कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चल दी। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया, बीवी की मिन्नतें करने लगे। खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी, दीवान खाने के द्वार तक गई, पर एकाएक परपुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गई। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। अब मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर फेंके जाते देख और चूड़ियों की छनक भी कान में पड़ी गई थी। फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए कि बेगम साहिबा बिगड़ गई हैं। चुपके से घर की राह पकड़ ली। अब मिर्जा ने कहा बेगम से कि भाई तुमने तो गजब कर दिया बेगम। बेगम तो वैसे ही उधारी बैठी थी। बोली अब मीर साहब इधर आए ना तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लौ खुदा से लगाते तो वली हो जाते। वली यानी कोई सिद्ध पुरुष, पैगंबर, अल्लाह का उत्तराधिकारी। आप तो शतरंज खेलें और मैं यहाँ चूल्हा चक्की की फिक्र में सर खपाऊं। जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि अब भी तामुल है, यानी अब भी कुछ कसर बाकी है। तो मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर जा पहुंचे और सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया था, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती हैं, मगर आपने उन्हें यूं सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं है। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। तो मिर्जा बोले, खैर जो हुआ सो हुआ, अब यह तो बताइए कि अब कहाँ जमाव होगा। तो मीर ने कहा, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमेंगे। मिर्जा बोले, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा? घर पर बैठा रहता था तब तो वह इतना बिगड़ती थी, अब यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तो मीर बोले, अजीब बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में आप ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। अब इधर मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी। उनकी भी अपनी कोई कहानी चल रही थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना नहीं करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला दिया करती थी। और इन्हीं कारणों से मीर साहब को ये भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री
अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन अब जब से दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में पड़े रहने लगे तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा जो पड़ गई थी, दिन भर दरवाजे पर झांकने तक को तरस जाती थी। उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे। घर में कोई आए कोई जाए, उनसे कुछ मतलब नहीं था। लेकिन अब आठों पहर की धौंस हो गई। पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य ही जलता रहता था। वे बेगम साहिबा से जा जाकर कहते, हुजूर मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई है। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। अरे यह भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम कर दी। घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल खेलना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे। मगर यह खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं है। घर पर कोई न कोई आफत जरूर आती है। यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में बस यही चर्चा रहती है। अब हुजूर का नमक खाते हैं, अपने की बुराई सुन सुनकर रंज तो होता ही है। मगर क्या करें। इस पर बेगम साहिबा बोली कि मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी जो दो चार पुराने जमाने के लोग थे, आपस में भांति भांति की अमंगल कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं, जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी, आसार बुरे हैं। अब उधर राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची आती थी और वह वेश्याओं में, भांडों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीगकर भारी होती जाती थी। कमली कहते हैं छोटे कंबल को, कि अपने ऊपर जो ओढ़ा जाता है कंबल। तो कर्ज का जो बोझ था वो इस तरह से बढ़ता जा रहा था, मानो अपना ही कंबल दिन दिन भीगकर भारी हो रहा हो। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। प्रेसिडेंट बार बार चेतावनी देता था। अंग्रेज अपना एक मुआइंदा वहां रख दिया करते थे हर राजघराने के पास। लेकिन यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में ऐसे चूर थे कि किसी के कानों पर जूं न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झौड़ हो जाती, झड़प भी हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती। पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल भी हो जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि बाजी उठा दी जाती, मिर्जा जी रूठकर अपने घर चले जाते, मीर साहब अपने घर में जा बैठते। पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र फिर दीवान खाने में आ पहुंचते थे। अब एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। बोले, यह क्या बला सिर पर आई, यह तलबी किस लिए हुई है? तलबी यानी खोज खबर तलाश। अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए और नौकरों से कह दिया कि जाओ कह दो घर में नहीं है। तो सवार बोला, घर में नहीं है तो कहाँ है? अब नौकर तो वही बोलेगा जो सिखाया गया है। बोला, यह मैं नहीं जानता, तुम बताओ क्या काम है? सवार बोला, काम तुझे क्या बताऊंगा, हुजूर में तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार हैं कि दिल लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव
मालूम हो जाएगा सब। तो नौकर बोला, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। तो सवार बोला, कहने की बात नहीं है, मैं कल फिर से खुद आऊंगा और साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। तो ऐसा कहकर सवार चला गया। लेकिन अब मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? तो मिर्जा बोले, बड़ी मुसीबत है भाई, कहीं मेरी भी तलबी ना हो जाए। कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो फिर बेमौत मरे। तो मीर बोले, बस यही एक तदबीर है, एक तरीका है कि घर पर मिलो ही नहीं, तो कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहां किसे खबर होगी, हजरत आकर अपने आप लौट जाएंगे। तो मिर्जा बोले, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई तदबीर हो ही नहीं सकती। और इधर अब मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब बता बताया। तो बेगम की ही चाल थी मीर साहब को घर से बाहर रखने की। उसने जवाब दिया, अरे ऐसे गाउदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ, इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली है। अब देखना, अब भूल कर भी घर पर न पाए जाएंगे। इस तरह बेगम की चाल कामयाब हो गई और दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलौरियां भरे, लगे हुए पानों की गिलौरियां, गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया एक छोटा सा मिट्टी का हुक्का ले लिया करते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र नहीं रहती थी। बस किश्त शह, इन्हीं दो एक शब्दों के सिवाय उनके मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कभी योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर, नानबाई यानी नान बनाने वाला बेकर, उसकी दुकान पे जाके कुछ खा पी लेते थे और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते थे। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल नहीं रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इनकी जरा भी फिक्र नहीं थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर, डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए, जो बेकार में पकड़े जाएं। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते थे। अब एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी और मीर साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब ने कहा, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा बोले, आने दीजिए, किश्त बचाइए, ये किश्त। तो मीर ने कहा, अरे जरा देखना चाहिए, चलिए यहीं आड़ में खड़े हो जाएं, देखते हैं। मिर्जा कहने लगे, जल्दी क्या है, पहले किश्त बचाइए। अब किश्त कहते हैं शतरंज में बादशाह पर जब घात हो। मीर बोले देखकर कि तोपखाना भी है, कोई 5000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों जैसा मुंह, सूरत देखकर ही खौफ मालूम होता है। मिर्जा ने कहा, जनाब हीले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, पहले किश्त बचाइए। तो मीर बोले, आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर गिर गया तो घर कैसे चलेंगे। तो मिर्जा बोले, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, ये किश्त बस अब की शय में मात है। अब फौज निकल गई, 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज
खाने की कैसे ठहरेगी? तो मीर ने कहा, अजी आज तो रोजा है, क्या आपको ज्यादा भूख मालूम होती है? मिर्जा बोले, जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। तो मीर ने कहा, शहर में कुछ न हो रहा होगा, लोग खाना खा खा कर आराम से बस सो रहे होंगे। हुजूर, नवाब साहब भी ऐशगाह में ही होंगे। तो दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बजे, और अब की मिर्जा जी की बाजी जो थी वो कमजोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। पता चला नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मार काट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधः पतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, देखकर हुजूर, नवाब को जालिमों ने कैद कर लिया। मीर बोले, होगा, ये लीजिए शह। मिर्जा बोले, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर बोले, रोना ही चाहिए, यह ऐश वहां कहाँ नसीब होगा, यह किश्त। मिर्जा बोले, किसी के दिन बराबर नहीं रहते, कितनी दर्दनाक हालत है देखो। मीर ने कहा, हाँ सो तो है ही, लेकिन यह लो फिर किश्त, बस अब की किश्त में मात है, बच नहीं सकते आप। मिर्जा बोले, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब बेचारा वाजिद अली शाह। तो मीर बोले, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर साहब का मातम कीजिएगा। ये किश्त और ये मात और लाना हाथ। शतरंज के खेल की इस किश्त और मात के साथ बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है, अब बदला भी तो लेना है। तो मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें। मरसिया यानी शोक में कही हुई कविता। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ अब लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू कर दिया। अबाबीलें आकर अपने अपने घोंसले से चिमटी। अबाबील होती है काले रंग की एक छोटी चिड़िया जो खंडहर में ही अपना घोंसला बनाती है। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो 2 खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो ही जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिहार की भावना और भी उग्र होती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजलें गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हो। मिर्जा जी सुन सुनकर झुंझलाते और अपनी हार की झेप को मिटाने के लिए उनकी दाद दे दिया करते थे। पर ज्यों-ज्यों बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकला जाता था। यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे। बोले, जनाब आप चाल न बदला कीजिए। यह क्या कि आप एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया। अब जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए। यह आप मोहरे पर हाथ क्यों रखते हैं? मोहरे को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे मोहरा छूइए भी नहीं। आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं।
ये कोई नियम नहीं, मतलब ये कोई प्रामाणिक या निर्धारित नियम नहीं है। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज्यादा लगे, अब से उसकी मात समझी जाए और फिर आपने चाल बदली देखिए। चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए चुपचाप। अब मीर साहब का फर्जी पिटता था, बोले मैंने चाल चली ही कब थी। मिर्जा बोले आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए उसी घर में। तो मीर बोले उस घर में क्यों रखूं, मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था। मिर्जा बोले मोहरा आप कयामत तक ना छोड़ें तो क्या चाल ही ना होगी। फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर बोले धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा बोले तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। तो मीर ने कहा मुझे क्यों मात होने लगी। मिर्जा बोले तो आप मोहरा फिर उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। अब मीर अड़ गए, बोले वहां क्यों रखूं, नहीं रखता। मिर्जा ने कहा क्यों नहीं रखिएगा, आपको रखना पड़ेगा। अब इस तरह तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे, न यह दबता था न वह। अप्रासंगिक इधर उधर की बेकार की बातें होने लगी। मिर्जा बोले किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके फायदे जानते, वे तो हमेशा घास छीला करते थे, आप शतरंज क्या खेलिएगा। रियासत और ही चीज है, जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता। तो मीर क्या कम थे, बोले क्या घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज ही खेलते चले आ रहे हैं। तो मिर्जा भी तैयार थे, बोले अजी जाइए भी, गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। मीर ने कहा क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिख लगाते हो मिर्जा, वे ही बावर्ची का काम करते होंगे, यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्जा बोले अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ बढ़ कर बातें न कर। चरकटे मतलब चारा काटने वाला। अब ये सुनकर मीर बोले जबान संभालिए मिर्जा, वरना बुरा होगा, मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि बस उसकी आंखें निकाल ली, है हौसला। मिर्जा बोले आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज 2-2 हाथ हो जाएं, इधर या उधर। मीर भी ताव में आ गए, तो यहाँ तुमसे कौन दबने वाला है भला। दोनों दोस्तों ने बस कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेश कब्ज कटार वगैरह बांधे फिरते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे, उनमें राजनीतिक भावों का अधः पतन हो गया था। लेकिन बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरे, और व्यक्तिगत वीरता का अभाव नहीं था किसी में। दोनों जख्म खाकर गिर पड़े और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए, शतरंज के बादशाह, मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे हो। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। वाह वाह रे हिंदुस्तान, क्या बादशाह है, क्या बादशाहत है, क्या नमूना है वीरता का। एक बार पुनः नमन है उस लेखनी को, उस कलम को जिसने कागज पर हूबहू उतार दिया हिंदुस्तान की विलासिता का, कायरता का, निकम्मेपन व बर्बादी का दृश्य। लेकिन हिंदुस्तान फिर भी आशावादी है, हिंदुस्तान उम्मीद से है। जय हिंद, जय प्रेमचंद।